हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। आप लोगों का कॉम्पिटिटिव पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। ये जो क्लास है वो हिस्ट्री का चल रहा है और हिस्ट्री का डिस्क्रिप्टिव क्लास के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ें अगर एक कंटेंट में बताऊं तो पिछले जितने भी कंटेंट हैं उन सभी का रिविजन करते हुए तब मैं आगे बढ़ूँ। तो इसके पिछली क्लास तक हमने देखा था कि इतिहास का पूरा सिलेबस क्या है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था और 3 भागों में हमने बांटा जब उसको हमने कहा कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को अगेन हम 3 भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं थी, जैसे आखेट की प्रवृत्ति। पूरा पाषाण काल में शिकार, खाना बदोश, वो लोग सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहते थे, आदिवासी सब। आग की खोज हुई इसी पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उस अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब यह है कि हम अपने पूर्वजों का किस प्रकार से आत्म यानी कि देह संस्कार करते हैं, वो सभी था अंत्येष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य पाषाण काल के में। उसके बाद जब हम आगे बढ़े नव पाषाण काल में चीजें परिवर्तित होने लगी। मानवों ने सबसे पहले खेती करा, यानी कि आदि मानवों ने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट कर दिया और उन खेती में उन्होंने गेहूं और जौ की खेती उन्होंने करना स्टार्ट किया। और ये जौ की खेती वो कहाँ किए, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में एक जगह है मेहरगढ़, और उसी मेहरगढ़ में इन्होंने पहली बार खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो नवपाषाण काल है, उसी नवपाषाण काल के अंतर्गत पहिए का आविष्कार हुआ। क्योंकि खेती करते थे तो खेती करने के लिए इनको स्थायी आवास की भी जरूरत पड़ी। अगर आप खेती करोगे तो जाहिर सी बात है कि खेती 3, 4, 5 महीने का टाइम लगेगा उस खेती को पूरा कंप्लीट होने में, वहाँ से अनाज को कलेक्ट करने में। जैसे आप जौ की कर रहे हो तो 5-6 महीने जो भी उसका टाइम पीरियड हो, तो इतना टाइम तो उसमें लगेगा ही। तो इस तरीके से अगर आप खेती उन्होंने करना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कि स्थायी आवास बनाया होगा। तो स्थायी आवास के भी साक्ष्य नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुए। जब स्थायी आवास बनाया तो उनको अपने अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसी भारी ऐसे चीज की यातायात की जरूरत पड़ी, जिससे कि वो बिना अपने कम परिश्रम के द्वारा अनाज को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। तो इस वजह से उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। पहिए की आविष्कार किस काल की प्रवृत्ति है, किस काल का विशेषता है, ये भी नवपाषाण काल का ही है कि पहले उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। मेहरगढ़ जगह यानी कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में स्टार्ट किया। मेहरगढ़ किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है। जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया तो स्थायी आवास बनाया और स्थायी आवास बनाने के बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार किया अपने अनाजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक जानवर को पाला और वो जानवर कुत्ता था। प्रश्न पूछता है कि आदि मानव या फिर आपके नवपाषाण काल है तो उसमें किस जानवर को लोगों ने सबसे पहले पाला था, तो कुत्ते को ये लोग सबसे पहले पाले हुए थे। तो कुत्ते को पाल लिया। उसके बाद अपने अनाज को कलेक्ट करने के लिए, जो इन्होंने अनाज बनाया हुआ है उस अनाज को कहीं ना कहीं इनको कलेक्ट करना था, तो उसको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने मनका बनाया। और वो मनका जो है वो रेड कलर का मनका होता था। ये प्रश्न पूछता है कि रेड कलर के मनके कहाँ पाए जाते हैं और भूरे कलर के मनके का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो भूरे कलर का मनका है वो आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जबकि रेड कलर के मनके का साक्ष्य इसी नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से नवपाषाण काल की इतनी सारी विशेषताएं थी। तो प्राक ऐतिहासिक काल कंप्लीट हुआ। आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य कई जगह पर इस तरीके से कोई ऐसे खास दिया, कोई ऐसे खास दिया, कोई ऐसे खास दिया, तो इसको लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता के खननकर्ता कौन थे, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। खोज खननकर्ता दयाराम साहनी, नामकरण इनका किया था जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि उत्तर में अगर देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर के मांडा तक, और पूर्व में यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, तथा दक्षिण में दैमाबाद एवं पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकंडूर तक सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और सिंधु सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ ही इनकी जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी ये गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य रोड पर।
सिंधु सभ्यता की जो रास्ते थे एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, जैसे आज कॉलोनी वगैरह में रास्ते बने हुए हैं, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में भी रास्ते बने हुए थे। और सिंधु सभ्यता के कुछ अलग अलग जगह हैं, जैसे रोपड़ और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से कौन सा साक्ष्य मिला है? विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्भ से निकलती हुई कांच की मूर्ति से एक पौधे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में अलग अलग जगह हैं। लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता पूरा अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया था। फिर थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो सिंधु सभ्यता के बाद यानी कि ऐतिहासिक काल में, और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ना था: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में 4 चैप्टर मैंने बताया था, अच्छे तरीके से उसको कवर करना है। और वो 4 चैप्टर थे: वैदिक कालीन सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा लास्ट चौथा चैप्टर महाजनपद काल था। तो इसके पहले तक जैन और वैदिक सभ्यता हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े हुए थे कि वैदिक सभ्यता क्या होती है, वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। और उसके बाद वैदिक सभ्यता में मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, दयाराम साहनी के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन भारत में कहाँ हुआ था, और जब आर्य भारत में आए हुए थे तो वो किस जगह पर सबसे पहले उन्होंने अपना आवास बनाया, किस जगह पर वो सबसे पहले भारत में प्रवेश किए। उसके बाद आर्यों का आगमन, वैदिक, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सब सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर और आगे हम बढ़े तो हमें प्रवेश करना था सेकंड चैप्टर जैन धर्म में। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना था। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का जो साइन है वो क्या था, ये आपको याद रखना है। 19वीं तीर्थंकर महिला थी। पहली महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ थी और उन्होंने 19वें नंबर की थी, ये भी हम कंप्लीट किए थे। और उनका साइन कलश था। उसी तरीके से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड क्या विशेषताएं हैं, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, पिता के नाम क्या था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कैवल्य के नाम से पुकारा गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको हुई ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने अपना आत्मदाह कहाँ पे किया, मतलब इनका मृत्यु हुआ तो कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, इनके गुरु कौन थे, ये सभी चीज़ें जैन धर्म में पढ़ना है। उसके बाद जैन धर्म महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। एक को कहा हमने दिगंबर, दूसरा कहलाया श्वेतांबर। दिगंबर को आगे बढ़ाया भद्रबाहु ने तथा श्वेतांबर संप्रदाय को आगे बढ़ाया स्थूलभद्र ने। दिगंबर के जो संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने अपनी एक पुस्तक निकाली थी और वो पुस्तक का नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नामक पुस्तक में उन्होंने अब तक जितने भी जैन तीर्थंकर हुए थे सभी की जीवनी के बारे में अच्छे तरीके से वर्णन किया था। यहाँ तक जैन धर्म था। उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, उनका बर्थडे कब हुआ, उनके जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, उन्होंने किस वर्ष में छोड़ा था अपना घर, उनके माता पिता तथा उनके गुरु का नाम, उनके जो है पुत्र का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था। तो ये सभी चीज़ें हमें पढ़ना था। तो हम यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा चौथा चैप्टर है महाजनपद काल। और इस महाजनपद काल में हमें पढ़ना किसके बारे में है, मगध साम्राज्य के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मगध साम्राज्य से ही हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। बाकी ये जो 16 महाजनपदों का वर्णन है वो सभी 16 महाजनपद एक बार देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में प्रश्न थोड़ा और हार्ड पूछे तो बन सकता है कि निम्न में से 16 महाजनपदों में कौन सा नहीं आता है, या फिर इनमें से कौन से जनपद का कौन सा क्राइटेरिया है। तो फिलहाल अगर हमारे सिलेबस में मगध साम्राज्य ही पढ़ना है तो मगध साम्राज्य अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डेमो देखेंगे, थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर महाजनपद काल में कितने महाजनपद हैं। इन महाजनपदों के बारे में जो 16 महाजनपद हम पढ़ते आए हैं तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आइए देखते हैं एक बार। बौद्ध ग्रंथ एक अंगतर निकाय, मतलब बौद्ध ग्रंथ के एक अंगतर निकाय है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बौद्ध ग्रंथ में जातक है, पिटक है और निकाय है। जातक में जब बौद्ध धर्म आप देखेंगे तो जातक में महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। पिटक में 3 प्रकार के हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक। और एक था निकाय।
इसी निकाय में एक है अंगत्तर निकाय और इसी अंगत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से एवं बौद्ध ग्रंथ के अंगत्तर निकाय से इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और ये 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अंगत्तर निकाय से, और जैन धर्म के अनुसार भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। पहला है अंग जनपद, एक है अंग जनपद, दूसरा है मगध जनपद, और ये इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है केवल इसी के बारे में। एक है अंग जनपद, मगध जनपद, वज्जी जनपद, काशी जनपद, कौशल जनपद, मल्ल जनपद। जब महाभारत हम देख रहे थे, महाभारत में हमने सुना होगा कि मल्ल नरेश के बारे में सुना होगा, तो वो यहीं के थे। एक है काशी नरेश, तो यही सब का वर्णन हमें महाभारत से भी मिलता है कि कौन काशी नरेश है, कौन मल्ल नरेश है। एक है वत्स जनपद, कुरु जनपद, इसी कुरु जनपद यानी कुरुक्षेत्र में महाभारत की युद्ध हुई थी, तो कुरु जनपद पांचाल की रहने वाली थी, पांचाली मतलब जो द्रौपदी थी वो पांचाल की रहने वाली थी। एक है अवंती जनपद, चेदी जनपद, मत्स्य जनपद, मत्स्य नरेश का नाम आपने सुना होगा। मत्स्य नरेश जो इनके भीम के भाई जो सबसे छोटे वाले थे, नकुल और सहदेव का ननिहाल था मत्स्य, इसलिए इनके मामा को बार बार जो था वो सारथी बने हुए थे, तो उनको मत्स्य नरेश के नाम से पुकारते थे। ये मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, अश्मक जनपद, गांधार जनपद, जो गांधारी थी वो इसी गांधार जनपद की थी, कंबोज जनपद। इस प्रकार से 16 महाजनपदों का वर्णन हमें प्राप्त होता है अंगत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से। और हमें पढ़ना क्या है, मगध जनपद। तो आइए एक बार फिर से मगध जनपद पर नजर डालते हैं। और मगध जनपद आपका बहुत बड़ा है, इसमें कई वंशों के बारे में अच्छे तरीके से कवर करना है। मगध साम्राज्य, इसके अंतर्गत आधुनिक मगध साम्राज्य में जो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा एरिया है, पटना, गया, शाहबाद, मतलब बिहार का जो पटना है, गया है, शाहबाद है, वो सभी उस टाइम में मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मगध की राजधानी, जब मगध साम्राज्य था उस समय मगध वासियों ने अपनी राजधानी गिरिव्रज, जो कि वर्तमान में जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं, इसी राजगीर में बिहार में ग्लास ब्रिज भी बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मगध की राजधानी उस समय गिरिव्रज थी या फिर राजगीर, जिनको हम वर्तमान में कहते हैं। मगध साम्राज्य पर कई वंशों ने शासन किया था, और उन वंशों का ट्रिक क्या है उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। हसीन, मौसूक, सात, क्योंकि कभी कभी होता है कि शिशुनाग वंश पहले आया था कि नंद वंश पहले आया था, ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि सातवाहन वंश आया कि मौर्य वंश आया, शुंग वंश कब आया। तो ये ट्रिक आपको याद दिलाएगा। हसीन, हसीन, मौसूक, सात, हसीन, मौसूक, सात, ये है आपके वंशों का क्रम। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, स से सातवाहन वंश। तो यहाँ से एक एक करके सभी वंशों के बारे में पढ़ना है। हसीन, मौसूक, सात, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश तथा सातवाहन वंश। और सातवाहन के वंश के बारे में बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश, और इन कुषाण वंश में कनिष्क के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने टॉपिक यानी कि इतने लोगों के बारे में, इतने वंशों के बारे में हमें पढ़ना है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। आई होप आपको ये मगध साम्राज्य का एक डेमो है कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में जो ये 16 महाजनपद है उनमें कौन कौन जनपद आते हैं, इनका उल्लेख आपको मिल गया होगा। और उसके बाद हमें पढ़ना है मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, मगध साम्राज्य का वर्तमान में जो एरिया है, इस टाइम जो एरिया है वो क्या था, तो ये सभी आपको याद रखना है। हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हर एक वंश में जो भी राजा बनता था अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता था। और सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था, यानी बिंबिसार की हत्या किया था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महानंदीन, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश के वासुदेव कर्ण एवं सातवाहन वंश के सिमुख थे। प्रश्न पूछता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे।
शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंशों ने चलाया था। तो ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे जब हर्यक वंश को कंप्लीट करेंगे। हर्यक वंश में अजातशत्रु के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कालाशोक के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि हर्यक वंश है क्या, शिशुनाग वंश क्या है और कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए अभी स्टॉप करते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां से हमें स्टार्ट करना रहेगा हर्यक वंश। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश। तो एक एक करके टॉपिक जो है कंप्लीट करते जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इसमें 7 दिन का टाइम लग सकता है। हालांकि 7 वंश हैं, तो अगर मैं कितना भी शॉर्ट में बताऊंगी, कितना भी चीज़ें मतलब एक कंक्लूजन निकाल के बताऊंगी, तब भी आपको टाइम लगेगा। एटलीस्ट आपको 7 क्लास इसमें लग जाएंगे और आपका मगध साम्राज्य से बिहार जो आपका प्राइमरी होने वाला है, बिहार में प्राइमरी 1 to 5 का या फिर 6 to 8 का, 9 to 8 का, 9 to 12 तक का, उनके लिए भी ये मगध साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन 70% पूछे जाएंगे क्योंकि बिहार की बात चल रही है। अगर बिहार की बात चल रही है तो बिहार स्पेशल में, बिहार इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इस पूरे हिस्ट्री को शुरू से कवर करते हुए आगे आइएगा, फिर हम पहुँचेंगे मगध साम्राज्य पे।